हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्याकरण। क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्याकरण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 4 तारीख जो होने वाले हैं, 4 फरवरी 2026 को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका व्याकरण से टोटल 8 नंबर जो है 8 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग थंबनेल देख करके आए हैं कि ये व्याकरण का ये रामबाण सिद्ध होने वाला है, उसी तरह से ये रामबाण ही है ये वीडियो। ठीक है, अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं पूरा, तो आपका हम ये गारंटी लेते हैं, 100% ये गारंटी लेते हैं कि आपका जो है 8 मार्क्स ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले क्रिया। क्रिया का सिर्फ एमसीक्यू नहीं बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। अगर आप क्रिया नहीं पढ़े कभी, वाक्य वाच्य ये सब अगर कभी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए, इसमें हम पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले क्रिया देखेंगे, फिर वाक्य देखेंगे, फिर वाच्य देखेंगे, फिर अलंकार, समास और अव्यय की टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल जो 8 नंबर आने वाले हैं, जिन जिन चैप्टर से आने वाला है, सारा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है, जो हम लोग एमसीक्यू इसमें देखेंगे वही एमसीक्यू आपका बोर्ड एग्जाम में 99% आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले देखेंगे बच्चों क्रिया। क्या देखेंगे? क्रिया। क्रिया क्या है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रिया देख रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे जैसे इसमें देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें काम क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ने का काम कर रहे थे। इसमें ये जो पढ़ रहा हूँ ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग सेंटेंस देखते हैं, क्या है? मोहन हिंदी पढ़ता है। एक वाक्य है, मोहन हिंदी पढ़ता है। इसमें जो है क्रिया क्या जगह पढ़ता है, ये काम क्या कर रहा है? देखिए, क्रिया का मतलब होता है काम करना। ठीक है, तो इसमें काम क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे है प्रिया नाच रही है। ठीक है, प्रिया नाच रही है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? नाच रही है, नाचना इसमें काम हो रहा है। ठीक है, अगला है बच्चा दूध पी रहा है। ठीक है, अगला इसका जो है आपका एग्जांपल है कि बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगा? पी रहा है। ठीक है, तो ये इन सब से हम लोग समझे क्या कि इसमें देखिए पढ़ना, नाचना, पीना ये सब सारा का सारा क्या है? आपका क्रिया है। ठीक है, ये सब सारा का सारा, क्योंकि क्रिया किसको बोलते हैं? जिससे किसी काम का बोध होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रिया के हम लोग भेद देख लेते हैं। क्रिया के जो भेद हैं वो तीन होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है संरचना के आधार पर, एक होता है प्रयोग के आधार पर। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि ये संरचना के आधार पर जो है ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, प्रयोग के आधार पर भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, यानी कि आप लोग का जो पूछेगा वो कर्म के आधार पर ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं ताकि अभी हम लोग जो एमसीक्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप लोग को कोई भी दिक्कत ना, अगर आप लोग क्रिया पहले कभी नहीं पढ़े फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो क्रिया जो होता है उनके कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखें तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया होता है स प्लस कर्म, यानी कि कर्म के साथ, यानी कि जिस वाक्य में कर्म रहे। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म, सकर्मक यानी स प्लस कर्म, यानी कि जिस वाक्य में कर्म रहे कर्म के साथ, उसको क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो अकर्मक किसको बोलेंगे? तो अकर्मक है अकर्मक, यानी कि कर्म के बिना, जिस वाक्य में कर्म नहीं रहे, जिस वाक्य में कर्म रहे उसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे और जिस वाक्य में कर्म नहीं रहे उसको अकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए जैसे हम लोग देख लेते हैं, रितेश हिंदी पढ़ता है। एक वाक्य है, रितेश हिंदी पढ़ता है। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को कर्म अगर पहचानने में दिक्कत होता तो आप लोग 2 चीज लगाइएगा, क्या और किसको। अगर ये दोनों का आंसर, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है? ये ट्रिक है आपका। ठीक है, अगर आपको क्या और किसको का जवाब अगर मिल जाए तो वही हमारा क्या होगा? कर्म होगा। क्रिया तो हम लोग समझ गए, क्रिया किसको बोलते हैं? तो जो काम, जिससे काम का बोध होता है उसको क्रिया बोलते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो हम लोग इस सेंटेंस में लगाएंगे क्या। जैसे रितेश हिंदी पढ़ता है, तो क्रिया के पहले क्या लगाएंगे? क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर मिल गया? क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। ठीक है, तो इसका हिंदी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कर्म क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कर्म है
तो आप ही बताइए इसमें अगर कर्म है तो ये कौन सा क्रिया हुआ, सकर्मक हुआ कि अकर्मक हुआ? ये आपका सकर्मक हो गया। क्या हो गया? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है। अगर कर्म नहीं रहता तो फिर ये अकर्मक होता। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है रितेश ने उदय को कहा। एक वाक्य है, रितेश ने उदय को कहा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग लगाते हैं ये क्या। देखिए, अगर क्या का आंसर मिल गया तो फिर किसको लगाने का क्या जरूरत है, किसको लगाएंगे नहीं। अगर क्या का आंसर जहां नहीं मिलता है वहां फिर हम लोग किसको लगा करके इसका आंसर ढूंढेंगे। अगर आंसर मिल जाए तो फिर वो सकर्मक क्रिया है, कर्म है, और सकर्मक क्रिया अगर नहीं मिले तब तो फिर कर्म नहीं है, तो फिर अकर्मक क्रिया होगा। तो देखिए हम यहाँ लगाते हैं क्या कहा। रितेश ने उदय को कहा। क्या कहा? क्या कहा? इसका तो जवाब नहीं मिला। क्या कहा? अब अगला देख लेते हैं। अब देखते हैं किसको कहा। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं, क्या लगाइएगा या फिर किसको। तो इसमें किसको कहा? किसको कहा? उदय को कहा। ठीक है, किसको कहा? उदय को। तो उदय हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। उदय क्या हो जाएगा? कर्म। तो ये वाक्य जो कौन वाक्य हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अभी इसमें कर्म है इसलिए कौन सा वाक्य होगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि पक्षी आकाश में उड़ रही है। उदाहरण क्या है कि पक्षी आकाश में उड़ रही है। बच्चों आप लोग को बता दें, ये जो उदाहरण है, ये जो हम लेते हैं इसका एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट भी है। और खास करके ये जो क्वेश्चन है, ये पक्षी आकाश में उड़ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जो 4 फरवरी को होने वाले हैं इसमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। हो सके तो इसको एक बार इसको आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रही है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, क्या उड़ रही है। हम इसको खोजेंगे क्या उड़ रही है। हाँ, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? पक्षी। लेकिन बच्चों आप लोग को बता दें, ये जो पक्षी है ये हमारा इस सेंटेंस में क्या है? कर्ता है, क्रिया नहीं है, ये कर्म नहीं है, कर्ता है। ठीक है, कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है। कर्ता किस क्या होता है? जिससे किसी काम का करना या होना का, ये सॉरी, कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जिसके बारे में चर्चा किया है उसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पक्षी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये कर्ता है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है ये। और एक आप लोग को बता दूं कि ये जो क्या का आंसर जो मिलेगा, फिर आप लोग को जो ट्रिक बताएं कि क्या का तो आंसर ये भी मिल रहा है, आप लोग बोलेंगे ये भी मिल रहा है, यही तो कर्म होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या का जो आंसर मिलेगा हमेशा निर्जीव मिलेगा, निर्जीव ही कर्म होगा। ठीक है, सजीव अगर रहा तो वो कर्म नहीं होगा, और सजीव अगर रहा तो वो कर्म नहीं होगा, वो कर्ता होगा। ठीक है, तो क्या का आंसर जब भी आप क्या लगा करके क्वेश्चन करेंगे, कर्म खोजेंगे, तो उसका आंसर जब भी मिलेगा वो निर्जीव मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या का आंसर तो नहीं मिला, अब किसको उड़ रहा है? अब किसको उड़ रहा है, इसका भी तो आंसर नहीं मिला। किसको उड़ रहा है, इसका कोई आंसर नहीं मिला। तो जब इसका आंसर नहीं मिला तो ये कौन सा ये वाक्य होगा? ये अकर्मक क्रिया होगा। कौन सा वाक्य होगा? अकर्मक क्रिया। याद रखिएगा बच्चों कि ये पक्षी आकाश में उड़ रही है, ये कौन सा क्रिया, कौन सा ये क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू हम लोग जो है जितना भी हम लोग भी पढ़ेंगे सारा का सारा हम लोग एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। इसमें क्रिया के एमसीक्यू सबसे पहले है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये क्रिया के भेद का नाम बताएं। ठीक है, क्रिया के भेद का नाम बताएं। तो हम लोग अभी देखें कि पक्षी आकाश में उड़ रही है, ये कौन सा क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अगला है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा वाक्य जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक हम अभी क्या बोले? जिसमें कर्म नहीं रहे। तो सीता पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र, तो इसमें कर्म है। मयूर नाचता है। ठीक है, क्या नाचता है? तो इसका आंसर नहीं मिला। किसको नाचता है? इसका भी आंसर नहीं मिला, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कि रीमा जो है सिनेमा देखती है। क्या देखती है? सिनेमा। इसका तो आंसर मिल जाता है, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये तो सकर्मक होगा। श्याम ने गाना गाया। क्या गाया? गाना। तो ये भी सकर्मक होगा, तो इसमें अकर्मक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा सो रहा है। ठीक है, बच्चा सो रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? मतलब ये कौन सा है, सकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया? बच्चा सो रहा है, इसमें हम लोग क्वेश्चन ये देखते हैं ट्रिक लगा करके। क्या सो रहा है? आंसर मिल रहा है? नहीं। किसको सो रहा है? आंसर मिल रहा है? नहीं। तो ये कौन सा है? ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? अब ये पूछा है कि निम्नांकित में से जो है अकर्मक क्रिया जो है वो किस वाक्य में है? गाय घास खाती है, अकर्मक क्रिया पूछा। ठीक है, तो इसमें क्या? गाय घास खाती है। क्या खाती है? घास। तो ये तो कर्म है, तो ये सकर्मक होगा। रानी गाना गाती है। क्या गाती है? गाना। ये भी सकर्मक होगा। बच्चा रोता है। क्या रोता है? क्या का आंसर नहीं मिला। किसको रोता है? नहीं मिला, यानी कि ये अकर्मक क्रिया कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन है ड्राइवर बस चला रहा है। क्या है? ड्राइवर बस चला रहा है। ये निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? यानी कि ड्राइवर बस चला रहा है, ये कौन सा क्रिया, सकर्मक या कर्मक? तो हम इसका देखते हैं, क्या चला रहा है तो बस। क्या का आंसर मिल गया कि क्या चला रहा है? बस। ठीक है, तो ये कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए ये बता दिए तो ये बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित रहे, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित रहे, वो वहां कौन से क्रिया होती है? ठीक है, हम अभी बोले कि जिसमें कर्म रहे वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं रहे वो कर्मक होता है। तो सिंपल है, कर्म जिसमें रहे वो कौन सा होता है? सकर्मक होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माली ने फूल तोड़े। ठीक है, माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन क्रिया है? कौन सा क्रिया ये? ठीक है, तो देखिए हम फिर से ट्रिक लगाते हैं। क्या तोड़े बच्चों, जो क्रिया होगा ना उसी के पहले क्या लगाना है। तो क्या तोड़े तो फूल, इसका आंसर मिल गया फूल। तो ये कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो बच्चों क्रिया मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। और बच्चों ये जो 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन जो बताएं, ये 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सातों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके जो 4 तारीख जो एग्जाम होने वाले हैं 4 फरवरी को, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का बहुत चांस होता है। ठीक है, और बहुत क्या 99% ये हम गारंटी लेते हैं कि इसी 7 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। और एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, 8 क्वेश्चन है टोटल। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया पूछा है, राम कार चला रहा है, तोता उड़ता है, वह सोता है, बच्चा हंसता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इसमें लगाते हैं राम कार चला रहा है। क्या चला रहा है? कार। तो इसका हम क्या का आंसर मिल गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चों अब अगला देखते हैं। हम लोग क्रिया देख लिए बच्चों, क्रिया तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों ये जो टोटल जितने हम 8 क्वेश्चन ये दिए हैं, ये 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कर लीजिएगा। इसको अगर यही 8 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसके अलावे क्रिया में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 99% हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वाक्य। ठीक है, क्या है? वाक्य। वाक्य को भी उसी तरह से हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग अगर पहले कभी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए। बहुत बच्चा ऐसा है कि पहले नहीं पढ़ा है वाक्य किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो ये वीडियो अगर देखेंगे तो इसमें वाक्य भी समझ में आ जाएगा, प्लस इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताएंगे। जितने भी एमसीक्यू इसमें हम बताएंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि वाक्य जो होता है इनके एक होता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, एक होता है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो आपके एग्जाम में जो है ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होते हैं सरल वाक्य, एक होते हैं संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले क्या है? रितेश किताब पढ़ता है। ठीक है, क्या है? रितेश किताब पढ़ता है। अगला क्या है? अभी आप लोग को हम समझाते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। रितेश किताब पढ़ता है, अगला क्या? रितेश किताब पढ़ता है और उदय क्रिकेट खेलता है। ये 2 वाक्य है। ठीक है, और तीसरा वाक्य क्या? रितेश ने कहा कि उदय क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर सिर्फ एक ही वाक्य रहे, ठीक है, अगर सिर्फ एक ही वाक्य रहे तो वो हमारा सरल वाक्य होगा। ठीक है, अगर एक वाक्य, याद रखिएगा एकदम एक वाक्य अगर रहे तो वो कौन सा वाक्य होगा? वो 100% सरल वाक्य होगा। और अगर कोई 2 वाक्य रहे, एक ही में 2 वाक्य रहे तो वो या तो संयुक्त होगा या तो मिश्र होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि संयुक्त कैसे होगा और मिश्र कैसे, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले बता दिया क्या, अगर कोई भी वाक्य जिसमें एक ही वाक्य रहे वो कौन सा वाक्य होगा? वो सरल वाक्य होगा। तो यहां देखिए रितेश किताब पढ़ता है, ये कितना वाक्य है? इसमें एक ही वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य हुआ। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य हुआ। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? सरल हुआ। अब इसमें देखिए कि रितेश किताब पढ़ता है और उदय क्रिकेट खेलता है, इसमें 2 वाक्य है। एक है रितेश किताब पढ़ता है और एक है ये उदय जो है क्रिकेट खेलता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जिसमें 2 वाक्य रहे और दोनों का दोनों स्वतंत्र रहे, मतलब अगर इधर वाला ये वाक्य को अगर नहीं लिखेंगे, देखिए दोनों का दोनों पूरा वाक्य है, ये भी पूरा कंप्लीट है, ये भी पूरा कंप्लीट है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों वाक्य पूरा है, कंप्लीट है, तो वो
हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। और दो वाक्य रहे, जैसे इसमें रितेश ने कहा कि कि उदय क्रिकेट खेलता है, दो वाक्य रहे, लेकिन दो जो है एक आधा रे और एक पूरा रे। इसमें देखिए रितेश ने कहा, अगर हम बोलेंगे आप लोग को कि रितेश ने कहा, तो आप लोग के मन में जरूर ख्याल आएगा कि क्या कहा, इसके आगे हम तो आप कुछ जरूर बोलने वाले, आप सोचेंगे कि इसके आगे हम कुछ जरूर बोलने वाले। तो ये क्या? आधा है, ठीक है। जो वाक्य आधा अधूरा रहेगा वो कौन सा वाक्य होगा? वो मिश्र वाक्य होगा। यानी कि ये वाक्य जो है ये वाक्य पे डिपेंड है, ठीक है। और इसमें जो है ये दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र है। अगर एक वाक्य को नहीं भी बोलेंगे, सिर्फ ये वाक्य बोलेंगे तो ये पूरा है। रितेश किताब पढ़ता है, पूरा है। इसको भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे उदय क्रिकेट खेलता है, ये भी पूरा है, ठीक है। और एक ट्रिक याद रखिएगा बच्चों, अगर जो वाक्य और से जुड़ा रहेगा, कौन किस चीज से जुड़ा रहेगा? और से, तो वो 100% वो संयुक्त वाक्य ही होगा। ये याद रखिएगा, 100% बोलेंगे, 100% वो संयुक्त वाक्य होगा अगर जो वाक्य और से जुड़ा हुआ रहेगा वो। समझ गए? चलिए, अब इसमें क्या है? रितेश ने कहा, क्या? रितेश ने कहा कि उदय क्रिकेट खेलता है। ये जो वाक्य है इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये वाक्य कौन सा वाक्य हुआ? ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र। तो ये हम लोग देख लें, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। और ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य, ठीक है। तो वाक्य आप लोग को समझ में आ गया कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये सॉरी सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एमसीक्यू। और ये सब एमसीक्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है अभी 4 तारीख को, जो 4 फरवरी को होने वाले हैं, उसमें ये सब एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, ठीक है। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। अगर हम बोलेंगे बच्चों, देखिए, यदि तुम मन लगा करके पढ़ोगे, अगर इतना बोल के हम चुप हो जाएं तो आप लोग सोचेंगे नहीं इसके आगे क्या होगा? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो ये जो वाक्य है ये आधा है, इसके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ अगर हम ये वाक्य बोल करके चुप हो जाएं तो आपको लगेगा कि इसके आगे कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये कौन सा वाक्य होगा? ये मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, ठीक है। ये देखिए, अभी हम आप लोग को ट्रिक बताए कि जो वाक्य और से जुड़ा हुआ रहेगा वो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो गुणी होता है, ठीक है, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, ठीक है। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा वाक्य है? तो बच्चों आप लोग को भी हम बताएं, देखिए ये वाक्य को एक तो बोल के देखिए, जो गुणी होता है, अगर ये बोल के हम चुप हो जाएं तो आपके मन में जरूर उठेगा कि इसके आगे क्या उठेगा कि नहीं उठेगा, क्योंकि हम बोले जो गुणी होता है, इसके आगे होगा कि इसके आगे और क्या। तो ये जो वाक्य है इसके ऊपर डिपेंड है, जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, ये वाक्य इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसलिए ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा, ठीक है। मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा। ये जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य होगा? तो ये संयुक्त वाक्य ही होगा, ठीक है। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं इसके हम लोग और कुछ एमसीक्यू है, इसका और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो एमसीक्यू है 5 नंबर, ये वाक्य नहीं है, ये वाच्य है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, ये वाच्य गलती से यहाँ ये वाक्य में आ गया, ये वाक्य का क्वेश्चन नहीं है, ये वाच्य का क्वेश्चन है। अभी हम लोग आगे इस वीडियो में वाच्य भी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। बच्चों और एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर कोई भी वाक्य जो से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है? जो से, तो वो 100% याद रखिएगा वो मिश्र वाक्य ही होगा। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य ही होगा, ठीक है। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, देखिए अभी आप लोग को इसमें एक संयुक्त वाक्य में एक ट्रिक बताएं कि कोई भी अगर वाक्य और से शुरू रहेगा तो वो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। और एक ट्रिक याद रखिएगा, जो भी कोई भी वाक्य अगर जो से शुरू होगा, शुरू में जो वह लगा रहेगा, तो वो जो होगा वो मिश्र वाक्य ही होगा। ये 100% है, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। 100% है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ये अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। ये जो से शुरू हुआ, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य, ठीक है। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, ठीक है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। अगर हम आपको बोले कि जब वर्षा होती है, अगर ये बोल करके चुप हो जाए तो आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा कि ये इसके आगे क्या,
ठीक है। तो ये जो वाक्य है इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये मिश्र वाक्य हुआ। कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। बच्चों ये सब सारा एमसीक्यू जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर जाऊं, मैं घर पर रहूंगा, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ? और से। जब और से जुड़ा हुआ तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, फिर वही क्वेश्चन और से जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कौन सा वाक्य हुआ? कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। एकदम आंख बंद करके ये ट्रिक याद रखिएगा, और से जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य, और जो, जब, ये सब चीज से अगर शुरू में लगा हुआ है, जो, जब, तो ये सब चीज से है तो वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? बच्चों अभी आप लोग को बताएं कि वाक्य जो होता है, एक होता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, एक होता है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। और आप लोग के जो एग्जाम में है यही पूछेगा रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बोले थे जिसमें एक ही वाक्य होगा, और ये संयुक्त वाक्य बोले थे जिसमें दोनों का दोनों स्वतंत्र रहेगा, दो वाक्य रहेगा। और मिश्र वाक्य बोले थे कि जिसमें एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा। तो ये एक, इसमें क्या बोला कि एक प्रधान वाक्य है और एक दूसरा आश्रित है, ये कौन सा वाक्य होगा? ये मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक वाक्य होता है दूसरे ऊपर डिपेंड रहता है, आश्रित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? ठीक है, मिश्र वाक्य जो होता है एक प्रधान होता है और एक शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो इसमें हम लोग समझेंगे एक आश्रित उपवाक्य होता है कि नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों कि इसमें हम लोग देखें टोटल 11 में, तो ये तो एक वाक्य का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन देखें, 10 किसका? ये वाक्य का। तो बच्चों याद रखिएगा ये 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% बोलते हैं कि इसी के अंदर से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बहुत आसान भी आप लोग को हम एक्सप्लेन करके भी बता दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है वाच्य। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? वाच्य, ठीक है। वाक्य पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। तो चलिए वाच्य देखते हैं। वाच्य देखते हैं किसे कहते हैं। देखिए वाच्य को पढ़ने से पहले आप लोग को दो चीज समझना होगा, ठीक है। वाच्य को पढ़ने से आपको दो चीज समझना होगा, सबसे पहले कर्ता और उसके बाद क्रिया, दो चीज। तो क्रिया तो भी हम लोग पढ़ लिए, अभी जस्ट हम लोग क्रिया समझे कि क्रिया किसे कहते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करे या जिसके बारे में चर्चा किया जाए, यानी जो काम करता, काम करने वाले को या जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे रितेश हिंदी पढ़ता है, इसमें काम कौन कर रहा है? रितेश कर रहा है। काम कौन, इसमें काम क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? रितेश कर रहा है, इसलिए ये रितेश क्या आ जाएगा? ये रितेश करता हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, जो काम करता है या जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे रितेश हिंदी पढ़ता था, इसमें काम कौन कर रहा है? पढ़ने का, रितेश, इसलिए रितेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। अगर बोलते हैं कि रितेश एक अच्छा लड़का है, तो इसमें हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? रितेश के बारे में, इसलिए रितेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये पढ़ता है क्या? पढ़ता है, ये पढ़ना क्या है? तो पढ़ना इसमें क्रिया है, पढ़ना क्या? क्रिया है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कर्ता, ठीक है। कर्ता जो है, सॉरी कर्ता इसमें लिखा गया बच्चों, कर्ता नहीं, यहाँ हो जाएगा क्रिया, कर्ता नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? क्रिया, ठीक है। क्रिया, यहाँ ये गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ हो जाएगा क्रिया। तो क्रिया जो है वो दो टाइप के होते हैं, अभी हम लोग देख चुके हैं। क्रिया जो होता है वो दो टाइप के, कौन कौन से? एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या था? जिसमें कर्म रहता है, और अकर्मक क्या था? जिसमें कर्म नहीं रहता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वाच्य। अभी क्या देखेंगे? वाच्य। वाच्य जो होता है बच्चों, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। एक होता है कर्तरी वाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो हम लोग तीनों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं। बच्चों हम लोग यही एक ही वीडियो में आप लोग को सारा चीज बताने का ये कोशिश किए, ठीक है। और हर चीज, जितना भी चीज है शॉर्ट में समझाने का कोशिश किए। और आप लोग बताइए जरूर कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग लाइक जब करते हैं तो हम लोग को और मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, देखिए इसमें हम लोग 3 वाक्य देख लेते हैं। एक ये वाच्य जो है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है कर्तरी वाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य, ठीक है। अब इसका भी कुछ ट्रिक है कि कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं। इसको भी समझने के लिए ये समझने के लिए कुछ ट्रिक है, हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आप लोग कभी ना भूलें, ठीक है। और आप लोग अगर पहले कुछ भी नहीं पढ़े तो इस वीडियो से आप लोग समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका ट्रिक है वो है कि कर्ता छांटो। सबसे पहले क्या ट्रिक है? कर्ता। कर्ता भी आप लोग को बता दिया कि कर्ता किसको बोलते हैं? जो काम करता है, जिसके बारे में चर्चा करें उसे कर्ता कहते
कहते हैं? तो सबसे पहले क्या है कि कर्ता छांटो, ठीक है। अब देखिए इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि रितेश हिंदी पढ़ता है। उदाहरण ये है, रितेश हिंदी पढ़ता है। इसमें कर्ता कौन है? कर्ता रितेश है। कर्ता कौन है? रितेश है, ठीक है। ये हम लोग समझ गए, कर्ता कौन है? रितेश है। अगला है, अब देखिए इसका दूसरा ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक क्या है कि कर्ता छांटा, उसके बाद अगला ट्रिक है कर्ता के साथ अगर से, द्वारा या के द्वारा यदि नहीं लगा रहे, क्या है? नहीं रहे, तो वो वाक्य कर्तरी वाक्य होगा। याद रखिएगा बच्चों, अगर कर्ता के साथ, जो कर्ता है, ये जो कर्ता है, कर्ता रितेश के साथ, ये कर्ता के साथ अगर क्या क्या से, द्वारा या के द्वारा यदि नहीं लगा रहे तब नहीं, अगर नहीं लगा रहे तो वाक्य जो है वो 100% वाक्य कौन सा होगा? कर्तरी वाच्य ही होगा, ठीक है। कौन सा वाक्य होगा? कर्तृवाच्य। और अगर कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगा रहे तो वो कर्म होगा या भाव होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं। अब इसमें देखिए रितेश हिंदी पढ़ता है, रितेश तो हमारा कर्ता हो गया, और पढ़ता है हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया। ये पढ़ता क्रिया हो जाएगा। तो जब इसमें कर्ता के साथ इसमें देखिए कोई लगा है क्या? से, द्वारा, के द्वारा लगा है क्या? नहीं लगा है, इसलिए कौन सा वाक्य होगा? ये कर्तरी वाच्य होगा, ठीक है। ये रितेश हिंदी पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य होगा? ये वाच्य होगा, ये कर्तरी वाच्य होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे है, यदि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा है तो वह कर्म वाच्य या भाववाच्य में से ही एक होगा, ठीक है। यदि कर्ता के साथ अगर देखिए, कर्ता के साथ अगर से, द्वारा या के द्वारा ये तीन चीज अगर लगा नहीं रहे तो वो तो 100% बोले कि कर्तरीवाच्य होगा, लेकिन अगर लगा रहे तो वो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए कि क्रिया को पहचानो। अगर हम लोग कर्म और भाव को पहचानने से पहले आप लोग को पहचानना होगा क्रिया, ठीक है। इसीलिए आप लोग को बोले थे कि वाक्य को पढ़ने से पहले दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है कर्ता और एक है क्रिया। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिया हम लोग जानते हैं, ये क्रिया को पहचानो। सकर्मक क्रिया हम लोग अभी वीडियो के शुरू में भी देखें कि सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, कर्मक क्रिया किसको बोलते हैं। सकर्मक यानी कि जिसके साथ कर्म रहे, तो जो सकर्मक क्रिया होगा उसी को हम लोग कर्मवाच्य बोलेंगे, और जो अकर्मक क्रिया होगा उसको हम लोग भाववाच्य बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिस वाक्य में कर्म रहेगा उसको ये कर्मवाच्य बोलेंगे, और जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा उसको भाववाच्य बोलेंगे। सिंपल सा। कर्म जिसमें है उसको कर्मवाच्य, और जिसमें कर्म नहीं है उसको भाववाच्य। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य है जैसे कि यहाँ देखिए ये दिया गया है, रितेश से हिंदी पढ़ा जाता है। क्या है? रितेश से हिंदी पढ़ा जाता है। और एक है रितेश द्वारा हिंदी पढ़ा जाता है, और एक वाक्य है रितेश द्वारा हिंदी पढ़ा जाता है, रितेश के द्वारा हिंदी पढ़ा जाता है। इसमें तीनों में हम लगा दिए, एक में लगा दिए रितेश से हिंदी पढ़ा जाता है, रितेश द्वारा हिंदी पढ़ा जाता है, रितेश के द्वारा हिंदी पढ़ा जाता है। ये तीनों कर्तरीवाच्य तो नहीं हुआ, क्योंकि से, द्वारा, के द्वारा लगा है। ये तीनों कौन सा वाक्य होगा? या तो कर्म वाच्य होगा या तो फिर भाववाच्य होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए इसमें रितेश जो है वो क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता। अब इसके साथ देखिए ये हिंदी जो है वो क्या है? हम क्या कर्म पहचानने के लिए बोले थे, तो कर्म हम लोग सबसे पहले पहचान लेते हैं। पढ़ा जाता है। क्या है? पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? तो हिंदी पढ़ा जाता है। क्या का आंसर क्या होगा? हिंदी। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी हमारा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। जब इसके साथ कर्म है तो वो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। सकर्मक क्रिया है इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी नहीं रहता तो फिर वो भाववाच्य होता, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। आगे क्या है? रितेश द्वारा पढ़ा जाता है। ये उदाहरण देखिए, इसमें है रितेश द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? तो क्या पढ़ा जाता है कोई पता नहीं मालूम, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है? आपका रितेश जो है वो करता है, और इसमें कर्म कहीं है नहीं, इसलिए ये कौन सा ये वाच्य हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। इसमें कर्म है हिंदी, इसलिए ये हो जाएगा कर्मवाच्य। इसमें नहीं है इसलिए ये हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। बच्चों इसमें और एक चीज याद रखिएगा, हम आप लोग को बताएं कि जिस वाक्य में से, द्वारा या के द्वारा लगा रहेगा, जिसमें नहीं लगा रहेगा, वो हमारा कौन सा वाच्य होगा? ये कर्तरी वाच्य होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों एक ये भी बात याद रखिएगा, जिस वाक्य के अंत में देखिए जाता है लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? जाता है। तो वो कर्म या तो कर्म वाच्य होगा या तो भाव वाच्य होगा, ठीक है। जिस वाक्य में क्या लगा रहेगा? जाता है। और जाता का अर्थ कभी जाना नहीं होगा। जाता है का अर्थ क्या होता है? कहीं जा रहा है। लेकिन आप ही बोलिए, यहाँ लिखा है रितेश से हिंदी पढ़ा जाता है, यहाँ लास्ट में लगा है जाता, लेकिन जाता है का अर्थ जाना है क्या? नहीं ना। तो याद रखिएगा, अगर लास्ट में जाता है लगा रहे तो वो डेफिनेटली कर्म होगा या भाव होगा, वो कर्तरी नहीं होगा, ठीक है। कोई बहुत सारा ऐसा भी वाक्य देखने को मिलेगा जिसमें से, द्वारा या के द्वारा नहीं लगा रहेगा, लेकिन लास्ट में जाता है जरूर लगा रहेगा, ठीक है। तो वो ये नहीं बोलिएगा कि उसमें ये कर्मवाच्य होगा, वो नहीं, वो ये कृतवाच्य होगा, वो तो हमेशा कर्म या भाववाच्य ही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी आगे देखते हैं।
आगे जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है फल खाया जाता है, जा रहा है, फल खाया जा रहा है, लास्ट में क्या लगा है, जा रहा है, लेकिन जा रहा है का अर्थ कहीं जाना है क्या, नहीं। तो ये कौन सा, या तो फिर कर्म होगा या तो फिर भाव होगा, ठीक है। इसमें से द्वारा या के द्वारा नहीं लगा, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या लगा है, जा रहा है, ठीक है। आप लोग को दो ट्रिक बताएं। सबसे पहले बताएं कि जिसमें आप लोग का ये लगा रहेगा क्या, से द्वारा या के द्वारा लगा रहेगा, वो जिसमें लगा नहीं रहेगा वो हमारा क्या होगा, कर्तरीवाच्य, ये याद रखिएगा। और जिसमें लगा हुआ रहेगा वो हमारा डेफिनेटली जो है वो आपका कर्म या भाववाच्य होगा। और कर्म या भाववाच्य पहचानने का और एक अच्छा सा ये ट्रिक है क्या, जिसके अंत में जाता है लगा रहेगा, लेकिन जाना का अर्थ कभी जाना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अभी देख रहे थे ये कौन सा होगा, तो फल खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, फल। इसमें हम लोग इसका जो है कर्म, हम लोग को ये कर्म इसका मिल गया, इसमें कर्म क्या है, फल है, क्या खाया जा रहा है, फल। तो इसका ये कौन सा वाच्य होगा, ये कर्म वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्म, कर्म मिल गया इसलिए कर्म वाच्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है। इसमें द्वारा लग गया, जब द्वारा लग गया तो कर्तरी तो होगा नहीं, ठीक है। और लास्ट में भी देखिए यहाँ जाता है, और जाना का जाता का अर्थ जाना नहीं है, इसलिए कर्तरी होगा नहीं, ये भाव या कर्म होगा। तो माँ द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, भोजन, क्या का आंसर मिल गया, क्या, भोजन। तो इसलिए इसका कौन सा वाच्य होगा, ये कर्म वाच्य होगा, इसमें कर्म है इसलिए कर्म वाच्य होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें भी द्वारा लगा हुआ है, इसमें भी द्वारा लगा है, क्या पढ़ा जाता है, तो अखबार पढ़ा जाता है, इसलिए कौन सा वाच्य होगा, ये कर्म वाच्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, फिर द्वारा लगा हुआ, और क्या काटा जा रहा है, तो पेड़, ये भी कौन सा वाच्य होगा, ये भी कर्म वाच्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्राधान्यता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होगा। तो ये याद रखिएगा, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्राधान्यता दी जाती है, वो जो वाच्य होगा वो कर्तरी वाच्य होगा, ठीक है। कौन से वाच्य होगा, कर्तरी वाच्य, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब देखिए ये जो 5 क्वेश्चन हम बताएं बच्चों वाच्य में, ये 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी के अंदर से 100% बोलते हैं, इसी के अंदर से एमसीक्यू आएगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अलंकार, क्या देखेंगे, अलंकार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार का अर्थ क्या था, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, ठीक है। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना। आभूषण जानते हैं, सजने संवरने का जो सामान होता है उसी को आभूषण बोलते हैं, तो अलंकार का अर्थ वही होता है, ठीक है। अलंकार का प्रकार तो ऐसे तो बहुत प्रकार होता है, लेकिन आप लोग के जो बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो 3 है, ठीक है। एक है उपमा अलंकार, एक है मानवीकरण अलंकार, एक है रूपक अलंकार। आपके बोर्ड एग्जाम में यही 3 अलंकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा अलंकार के प्रकार तो है, बहुत प्रकार है, लेकिन आप लोग का जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, तो आप लोग के लिए 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार जो है, उपमा का मतलब होता है तुलना, क्या होता है, तुलना, किसी चीज को तुलना करना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो उसको हम कौन से अलंकार बोलेंगे, उपमा अलंकार। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, उसको हम लोग कौन से अलंकार बोलेंगे, उसको उपमा अलंकार बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो तुलना होगा याद रखिएगा, उसमें हमेशा स, से, सी, सम, के, समान, की तरह, यही सब चीज उसमें लगा हुआ रहेगा, ठीक है। यही सब चीज से तुलना किया जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग कौन सा अलंकार बोलेंगे, उपमा अलंकार बोलेंगे, ठीक है। जैसे उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, तो इसमें देखिए क्या है, की तरह है कि नहीं, की तरह, यहां बोले ना ट्रिक भी दे दिए कि की तरह, तो की तरह तो क्या है, उसकी आवाज बिजली की तरह, आवाज का तुलना किया है बिजली से, ठीक है। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, की तरह लगा हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा। अब पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, अभी अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। क्या देखते हैं, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार जो होता है, प्रकृति की चीज इंसान के कार्य करती है, ठीक है। जो प्रकृति की चीज जो है वो इंसान के कार्य करती है, उसी को हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे प्रकृति की चीज क्या क्या हो गया, बादल हो गया, हवा, पानी, पहाड़, प्रकाश की रोशनी, ये जब इंसान का कार्य करती है तो उसको हम लोग ये मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अब मेघ क्या है, मेघ प्राकृतिक का चीज है, आए बड़े बंठन के सवर के, और बंठन के सवर के कौन आता है, तो ये मनुष्य आता है, मानव आता है। तो मेघ जो है अभी यहाँ किसका काम कर रही है, मानव के लिए काम कर रही है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। पढ़ाई जो है वो जीवन को उज्जवल बनाती है। कैसे बनाती है? उज्जवल। और उज्जवल क्या है? वो एक प्रकार का प्रकाश की रोशनी है। क्या है? प्रकाश की रोशनी। तो ये किसके तुलना के, ये क्या है कि प्रकाश की रोशनी जो है वो प्राकृतिक चीजें हैं, वो मनुष्य के लिए आया है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। ये मानवीकरण अलंकार। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रकाश की रोशनी, उज्ज्वल मतलब होता है प्रकाश की रोशनी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, ये कौन सा अलंकार है? तो अभी आप लोग को बताइए कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में देने इसमें भूल गए हैं, इसमें नहीं दे पाए। ये जो है ये उपमा अलंकार है, याद रखिएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, ये कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दे पाए, लेकिन यहां से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इनमें कौन सा अलंकार है? ये कौन सा अलंकार है? तो ये मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, हम लोग उदाहरण में भी वही क्वेश्चन को यूज किए जो इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 4 फरवरी को आप लोग का जो क्वेश्चन आने वाला है वही क्वेश्चन यूज किए। ठीक है, तो ये दो ही क्वेश्चन इसमें है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समास। ठीक है, यहां तक हम लोग तो समझ गए, अब देखते हैं समास। ठीक है, देखिए समास क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। ठीक है, यहाँ आकार नहीं पढ़ाया, समास। ठीक है, समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसी शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। बच्चों अगर इसके पहले अगर आप समास नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं, समास भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है समास के अव्ययी भाव समास। अब देखते हैं कि अव्ययी भाव समास है क्या। तो अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास किसको कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि पद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पद, तो चलिए हम लोग आप लोग को बताते हैं। पद का अर्थ होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। ठीक है, जैसे राजपुरुष, राजपुरुष इसमें दो है, एक राजपुरुष, एक राज मतलब क्या होता है? राज मतलब होता है राजा, और पुरुष मतलब होता है आदमी। ठीक है, राज मतलब क्या होता है? राजा, पुरुष का मतलब क्या होता है? आदमी। जैसे राजपुरुष कल आया था, क्या है कि राजपुरुष कल आया था। इसमें बोलिए कि राजा आया था कि पुरुष आया था? इसमें आदमी आया था ना, कल आदमी। इसमें प्रधान कौन है? ये दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद। जब ये दूसरा पद प्रधान है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें दूसरा पद प्रधान है उसमें वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये प्रधान पुरुष है इसलिए ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा रानी, ठीक है, क्या है? राजा रानी। अगर बोलेंगे राजा रानी कल आए थे तो इसमें बोलिए कि राजा रानी दोनों आए थे कि एक आए थे? दोनों आए थे। तो इसमें प्रधान जो है वो राजा भी प्रधान है और रानी भी प्रधान है, दोनों प्रधान है। ठीक है, इसमें प्रधान कौन है? दोनों प्रधान है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसमें दोनों प्रधान है वो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर क्या आएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यथासंभव। यथासंभव, अब समझिए यथासंभव का अर्थ क्या था? यथासंभव का अर्थ होता जहां तक संभव हो। यथासंभव का क्या अर्थ होता? जहां तक संभव हो। ठीक है, यथासंभव मतलब जहां तक संभव हो। अब इसमें प्रधान जो है ये यथा है। यथा, यथा क्या मतलब? जहां तक। ठीक है, संभव मतलब जहां तक संभव हो, इसलिए यथा मतलब क्या होता है? जहां तक। तो इसमें प्रधान क्या हो जाएगा? ये यथा हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला पद प्रधान है। जब पहला पद प्रधान है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब अगला अगला देख लेते हैं। इसका कुछ अब देख लेते हैं। अव्ययी भाव देख लिए हम लोग, अव्ययी भाव समास देख लिए, तत्पुरुष समास देख लिए, द्वंद्व समास देख लिए। अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान न हो उसको क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे अब जिसको बहुब्रीहि समास जो होगा उसके अंत में जिसका, जिसके, जिसकी, जो वाला ये सब जरूर लगा रहेगा। ठीक है, जैसे नीलकंठ, क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ को बोल सकते हैं नीला है कंठ जिसका।
लास्ट में जिसका लगा हुआ है, याद रखिएगा लास्ट में जिसमें जिसका, जिसके, जिसकी, जो वाला लगा रहे वो हमेशा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, तो शिव जी। तो आप बोलिए ये नीला, नीलकंठ, नीलकंठ इसमें प्रधान कौन है, ना तो नील है ना तो कंठ है, ये शब्द, इसका शब्द का प्रधान कौन है, प्रधान यहाँ है शिव जी। हम बोलेंगे नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। तो क्या बोले, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसलिए कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ होता है, ये चतुर्भुज का अर्थ होता है चार है भुजाएं जिसके। क्या है, चार है भुजाएं जिसके। अब चार भुजाएं किसके हैं, विष्णु जी के हैं। चतुर्भुज हम किसको बोलते हैं, विष्णु जी के बोलते हैं। ठीक है, विष्णु जी को बोलते हैं। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि। ठीक है, एक देख लेते हैं दशानन। अब बच्चों ये जो है दशानन, इसका आप इसका खुद कर लेंगे। ठीक है, कि दशानंद किसको बोलते हैं, या फिर दशानंद हमारा ये इसमें कौन पद प्रधान है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, दशानंद किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है द्विगु समास, जिसमें क्या है, जिसमें पहले पद संख्यावाची हो। द्विगु समास में क्या है, जिसमें पहले पद संख्यावाची हो, उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। ठीक है, त्रिलोक। क्या है, त्रिलोक। त्रि मतलब क्या था, तीनों लोकों का समाहार। त्रिलोक मतलब क्या था, तीनों लोकों का समाहार। यहाँ तीन देखिए, तीन जो है ये क्या है, संख्यावाची है कि नहीं है, संख्या। तीन क्या है, संख्या। अब चौराहा, चौराहा मतलब चारों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह यहाँ था, चारों का समूह, ये भी हो जाएगा, चार राहों का समूह इसमें होता। सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, चार राहों का समूह होता। ठीक है, इसमें क्या हो जाता कि चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का इसमें हो जाएगा समूह, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, चार जो है आपका संख्यावाची है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। याद रखिएगा, द्विगु समास में जिसमें संख्यावाची का बोध हो उसको कौन सा समास बोलेंगे, द्विगु समास। तो हम लोग समझ गए, अव्ययी भाव समास समझ गए, तत्पुरुष समास समझ गए, द्वंद्व समास समझ गए, बहुब्रीहि समास समझ गए, द्विगु समास समझ गए। एक कर्मधारय बचा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इतना जितना 5 इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलिए इसका एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं समास का। सबसे पहला एमसीक्यू है बच्चों, त्रिलोक किस प्रकार का समास है। तो हम लोग समझ गए त्रिलोक किस प्रकार का समास है, ये हमारा द्विगु समास है, क्योंकि इसमें त्रिलोक यानी कि तीन संख्या का बोध हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यथासंभव। यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव ये कौन सा समास, अभी आप लोग को बताएं। यथासंभव जो है कौन सा समास है, अभी आप लोग को यहाँ बताया, अभी पीछे आप लोग को बताएं। ये देखिए यथासंभव कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। क्यों, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो प्रधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथासंभव ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। बच्चों एग्जाम्पल में भी हम लोग वही क्वेश्चन को लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। बोले ना, पहला पद जो है वो अव्यय और प्रधान होता है, तो पहला पद जिसमें प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो पदों शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन दे दिया कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ किस प्रकार का समास है। नीलकंठ, तो भी बताएं नीलकंठ किस प्रकार का समास है, तो ये जो समास है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नीलकंठ कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इसमें इतने था बच्चों, 5 क्वेश्चन। ये समास में 5 क्वेश्चन जो है हम उतना ही क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ही 5 क्वेश्चन बताएं समास में, यही 5 क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों, ये अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपका 8 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये 100% आप लोग को बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अव्यय। क्या देखेंगे, अव्यय। समास देख लिया, अब अव्यय देख लेते हैं। ठीक है, अव्यय में क्या है, देखिए अव्यय तो आप लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना उसी में आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, वह रात डैश दिन मेहनत करता है, वह रात डैश दिन मेहनत करता है। ठीक है, सही है, वह रात अथवा दिन मेहनत करता है, वह रात और दिन मेहनत करता है, वह रात के बिना दिन मेहनत करता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा और। क्या हो जाएगा, और। देखिए जब आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे ना उसी में आप लोग को समझ में आएगा कौन सा सुटेबल है। तो वह रात और दिन मेहनत करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बच्चों अव्यय जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको शॉर्ट में और आप लोग को जैसे समझ में आया उसी तरह से बता रहे हैं। अभी देखिए अगर सारा चीज समास अगर पढ़ाना जाए तो समास बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, अगर वो पूरा पढ़ाना जाए ना तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो हम सोचें कि आप लोग एक ही वीडियो में सारा चीज कवर किया जाए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो का थंबनेल में क्या दिया है, रामबाण। ये वीडियो आप लोग का रामबाण का ये सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वो डैश अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जो दो पदों, दो उपवाक्य या दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है वो जो अव्यय कहलाता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। याद रखिएगा, जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है वो कौन सा अव्यय कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बालक चांद की डैश देख रहा है, ठीक है। और है, और तो ये नहीं होगा क्योंकि और ये जो दो जोड़ने का काम करता है ये और छौर डोरिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और, ठीक है। बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैं डैश आगरा जाऊंगा, मैं डैश आगरा जाऊंगा, मैं इसलिए आगरा जाऊंगा और अगला आगरा जाऊंगा, कल आगरा जाऊंगा, बिना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं कल आगरा जाऊंगा, ठीक है। इसका सही अवयव यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इनमें बादल कौन सा पद है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिएगा, आकाश में बादल जो है वो छाए हुए हैं, ये इसमें बादल कौन सा पद है। पद पूछा कि बादल क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है। तो ये बादल जो है वो संज्ञा है, क्या है, संज्ञा, क्या है, ये याद रखिएगा, बादल क्या, संज्ञा, ठीक है। बच्चों ये जो 5 क्वेश्चन बताए, 5 भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अव्यय, इससे भी आप लोग का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये भी बहुत आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना भी एमसीक्यू बता रहे हैं, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अर्थ, ठीक है। अब अर्थ जो है, अर्थ से भी एक क्वेश्चन आता है, अर्थ चुनने के लिए बोलता है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, पतंग का अर्थ होता है सूर्य, एक पतंग का अर्थ होता है सूर्य, और दूसरा अर्थ इसका क्या होता है, एक पतंग का अर्थ होता है सूर्य और दूसरा इसका अर्थ होता है गुड्डी, जो हम लोग उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं कि ना, मकर संक्रांति में पतंग, उसको पतंग ही बोलते हैं ना। तो पतंग का एक अर्थ होता है गुड्डी और एक अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्य यहां दिया हुआ है, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा, गुड्डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मंगल, मंगल का अर्थ होता है शुभ, ठीक है। मंगल का अर्थ क्या होता है, शुभ, और दूसरा का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है माला, होता है ग्रह, होता है गृह, होता है मशीन, तो ग्रह होता है, मंगल ग्रह एक होता है कि ना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, घटा का एक अर्थ होता है घटना, घटा का अर्थ एक क्या होता है, घटना, की कोई घटना घट गया, नहीं बोलता कोई घटना घट गया उसको घटा, तो दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ होता है बादल, ठीक है। बादल क्या होता है, घटा, नहीं बोलता यहाँ ये घटा का अर्थ क्या होता है, बादल, दूसरा अर्थ याद रखिएगा बादल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आम का एक अर्थ होता है फल, दूसरा का अर्थ क्या होता है, तो आम का एक अर्थ जो होता है वो फल होता है और दूसरा अर्थ होता है सामान्य, क्या होता है, सामान्य, आमतौर पर, नहीं बोलते हैं आमतौर पर, नहीं कि सामान्य तरीके से, तो याद रखिएगा आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा अर्थ होता है सामान्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ईमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल लेखन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एक पूछा है कि ईमेल लेखन किससे संबंधित है, ये याद रखिएगा आधुनिक संचार माध्यम का से संबंधित है। ये क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन हम दे दिए, अगर फिर भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि 12th क्लास में पूछता है, लेकिन अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बना लीजिएगा कि ईमेल लेखन किससे संबंधित है, तो ये आधुनिक संचार माध्यम से संबंधित है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को हम आप लोग को 5 क्वेश्चन दिए बच्चों, 5 जो है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बच्चों जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू, जितना भी एमसीक्यू बताएं, ये सारा एमसीक्यू आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको शुरू से और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहे, और इस वीडियो में हम लोग और सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू जो है लाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक का भी हम लोग सारा, अगर बुक का भी, हिंदी बुक का भी सारा सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाएं, तो एक बार वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू लिख करके कमेंट कीजिएगा, वीडियो में एक एमसीक्यू लिख करके कमेंट कीजिएगा, ताकि हम हिंदी का और एमसीक्यू जो है, बुक का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ला दें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।